30। हर हर महादेव दोस्तों। हम कल मैट्रिक एग्ज़ाम साइंस में बायोलॉजी में जो जो भी आए प्रश्न करेगा ऑब्जेक्टिव, वो हम कुछ पढ़ेंगे। देखना ये ऑब्जेक्टिव जो है ज़रूर एग्ज़ाम में करेगा, इसे अच्छी तरीक़ा से देख लेना। चलो हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन। एनामेल। ठीक है, तो आप तो टिक यही लगाए हुए हैं। कहाँ पे? मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। ठीक है, कहता है इनमें से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग, मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ऑप्शन दिया हुआ रहेगा बहुत सारा, ऊपरी गामी कोलोन, अधोगामी कोलोन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलोन, इसमें होगा अपेंडिक्स। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से। मुख गुहा मतलब मनुष्य में जो पाचन होता है मुंह से ही शुरू हो जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कूट पाट के द्वारा होता है। आप भोजन रसधानी के द्वारा लिखे हैं। अमीबा में भोजन का पाचन अंगक, पाचन पूछ रहा तो भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, कुटपाद की मदद से हुआ तो भोजन को पकड़ने का काम करता है। अमीबा कुटपाद की मदद से भोजन को पकड़ने का काम करता है, लेकिन भोजन का पाचन होता है रसधानी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमेशा करता है, दोहराता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। याद रखना है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत। आहार नाल में बहुत सारे भाग होते हैं, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सबों में से छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन। मनुष्य में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के जरिए होता है। क्यों होता है श्वसन के जरिए? क्योंकि जब हम श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से ही क्या होता है, भोजन, ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो टूटने का काम करता है, और टूटने का काम करता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकंड नंबर बचे हुए भोजन। सेकंड, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? दहन है, ऑक्सीकरण है, परिवर्तन है, समन्वय है। ऑक्सीकरण होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। बहुत बार क्वेश्चन दोहराया है ईस्ट वाला। ठीक है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का पावर घर कहा जाता है इसको। तिलचट्टा और टिड्डा का श्वसन अंग कौन सा होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब श्वास नली के द्वारा। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। एक प्रश्न आता है, पौधों में भोजन का एक जगह से दूसरे जगह कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कोशिका झिल्ली, कॉर्टेक्स द्वारा। फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, और जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। रक्त है कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, जब हम श्वास लेते हैं ना, जब श्वास लेते हैं तो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं गैस, तो क्या फेफड़ा के पास जाते हैं, वहाँ पर हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का काम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना अच्छे तरीका से।
नेक्स्ट देखेंगे उत्सर्जन चैप्टर से। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये आ सकता है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क का काम करता है। ये कृत्रिम वृक्क होता क्या है? जैसे कि हमारा जो वृक्क है शरीर में, वो क्या करता है? वृक्क ये छानने का काम करता है, और ये जो है डायलिसिस करने का काम अगर मशीन के द्वारा होता है तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। मशीन के जरिए अगर शरीर में होता है तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। ये काम होता है कृत्रिम वृक्क का, जो कि कृत्रिम वृक्क जो होता है डायलिसिस मशीन की तरह काम करता है, जो कि हमारे शरीर में रहता है वृक्क। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख लगभग। 10 लाख। हाँ, ठीक है। 10 लाख 1 मिलियन। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका भी शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित होता है। रेजिन, गोंद ये एक अवशिष्ट पदार्थ होता है एक तरह का, ठीक है, जो कि होता है पुराने जाइलम में जमा होता है। ये ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ, शीर्ष में, पत्तियों में, फल में। किसमें होता है? स्तंभ, शीर्ष में होता है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका भी संश्लेषण होता है कहाँ बताओ? स्तंभ, शीर्ष में ही होता है। ये क्या 7 का घ? अच्छा, 7 ख एवं ग दोनों में। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ, शीर्ष पर और जड़ों दोनों में होता है। मतलब कौन उत्तर हो जाएगा? ख एवं ग दोनों। ऐसा भी प्रश्न करता है एग्जाम में। कौन से ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी अलग होता है, प्यूटरी अलग होता है। नहीं, दोनों सेम है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? 1650 होता है। इष्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पुनर्जनन, बीजाणु जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा। इनमें से कोई नहीं, मुकुलन द्वारा। इष्ट में जो जनन होता है अलैंगिक जनन, वह मुकुलन के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, और पौधों के मादा भाग को जायांग कहते हैं, ठीक है। पौधे के मादा भाग को जायांग कहते हैं और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें ध्यान देना। नर भाग अगर पुष्प में हो तो पुमंग हो गया, और पौधों में मादा भाग है तो उसको जायांग बोलेंगे। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है, क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में जो है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इनमें सभी, मतलब गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये तीनों जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। और 2 नंबर में करता भी है यह क्वेश्चन, किसी 2 लैंगिक जनन संचारित रोग का नाम लिखे, ठीक है। तो लिख सकते हो एड्स, सिफिलिस। नर युग्मक कहलाते हैं, शुक्राणु को बोलते हैं नर युग्मक। शुक्राणु नर युग्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। ये भी एग्जाम में बहुत बार दोहरा चुका है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक
डार्विन। कहता है मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से F2 पीढ़ी में लक्षण जो आता है 3:1 आता है। यही क्वेश्चन है दोबारा, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया? 3:1। नेक्स्ट, जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र। सजीवों और निर्जीवों के बीच जो स्वपोषित होता है, दोनों एक तरह से रहता है वातावरण में, वो होता है पारिस्थितिक तंत्र। नहीं पता। मांसाहारी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? पोषी स्तर। 9 नंबर में क्या होगा? मांसाहारी जीवों को कहा जाता है प्राथमिक वर्ग में नहीं, ये तो घास आता है। मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता दोनों कहते हैं, ठीक है। ये जो है मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता भी है, तृतीयक उपभोक्ता भी है। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो घास खाने का काम करता है, मेढक वगैरह। नेक्स्ट, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में करते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। मतलब ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और यह जो है कहाँ से निकलता है? देखो, एयर कंडीशनर से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जेट इंजनों से निकलता है, मतलब तीनों से निकलता है, ठीक है। इन सभी में मतलब CFC का व्यापक उपयोग होता है एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजनों में, ये सब में इसका उपयोग होता है। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी? ओजोन परत के अपक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ओजोन परत कौन सी बीमारी होती है? ऐसे ज्यादातर त्वचा कैंसर मारा जाता है, लेकिन ये तीनों होते हैं, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, त्वचा कैंसर। ये तीनों में से जो आंसर दिया हुआ रहेगा वो टिक आउट हमें करना है, ठीक है। इसे एक बार देख लो सही से।